हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं काई स्क्वायर पार्ट 2 के लेक्चर वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा पहला एप्लीकेशन था कि टू टेस्ट द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो हमारा दो एट्रीब्यूट्स है वो इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। सपोज करिए कि कोई इंडिविजुअल है और जिसे हमने उसके इंटेलिजेंट और क्लास के बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है। जो दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं वो उसकी इंटेलिजेंसी का लेवल है, जिसे हम ए से कह रहे हैं, और कलर को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो उसके इंटेलिजेंसी का लेवल है उसको दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया, जिसे हम A1 कह रहे हैं और A2 कह रहे हैं। जो इसका कलर है, कलर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे हम B1 और B2 कह रहे हैं। ठीक है। इस टेबल की हेल्प से बस हम आपको ये बताएंगे कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और आगे चल के कैसे हम काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बाद में जब एग्जाम्पल लेंगे तब A1 की जगह क्या होना चाहिए, A2 की जगह क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे, उन एट्रीब्यूट्स के बारे में भी। अभी ये देखते हैं कि सपोज करिए कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा आया है, कि एट्रीब्यूट्स का मतलब ये क्वालिटेटिव डेटा। तो मान लीजिए A1 हमारा था कि इंटेलिजेंसी लेवल गुड है और B1 मान लीजिए उसका कलर जो है वो फेयर है। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी गुड और फेयर वो कितनी है, स्मॉल ए है। मान लीजिए यहाँ पे A2 जो है वो इंटेलिजेंसी लेवल बैड बता रहा है, तो फेयर कलर और बैड इंटेलिजेंसी लेवल वो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी हमें। इसी तरह से जो गुड इंटेलिजेंसी लेवल है और कलर मान लीजिए डार्क B2 बता रहा है, तो उसको सी से यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है। और ये जो A2 है, A2 मीन्स की बैड इंटेलिजेंस लेवल हम यहाँ पर देख रहे हैं, और डार्क कलर तो उसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हमें इतना जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं ये दी जाती हैं। देन इसके बाद हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करनी होती है और फिर अपने काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हम R1 R2 मतलब रो का सम कॉलम का सम इसको अलग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, रो और कॉलम को समझने के लिए इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सपोज करिए कोई व्यक्ति है, वो हमेशा दिन भर बेड पर पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता है। जब काम नहीं करेगा तो कोई पैसे अर्न नहीं करेगा, तो क्या करेगा, रोएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी नीड्स, जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए उसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो व्यक्ति दिन भर बेड पर पड़ा रहेगा, कोई काम धंधा नहीं करेगा, वो पैसा नहीं अर्न करेगा, तो वो पड़े पड़े पैसा नहीं कमाएगा, तो क्या करेगा, रोएगा। तो ये जो पड़ी लाइनें होती हैं, पड़ी लाइनें जिसमें ये ए बी आपका आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, R1 कहलाएगा। ठीक है, जो A प्लस बी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से जो दूसरी पड़ी लाइन है जिसमें C और D है, वो क्या कहलाएगी, आपकी R2 कहलाएगी। तो R2 इज इक्वल टू C प्लस डी। ये जो खड़ी लाइन है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, हमारा C1। ठीक है, तो C1 मतलब कि A प्लस सी। ठीक है, कॉलम 1 के टोटल। C2 मतलब कि B प्लस डी। ठीक है, B प्लस डी मतलब कि कॉलम 2 के टोटल। तो इस तरह से हम R1 टोटल मतलब पहले रो का टोटल, दूसरे रो का टोटल, पहले कॉलम का टोटल, दूसरे कॉलम का टोटल, ये कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर n, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है कि वो लेस देन 50 नहीं होना चाहिए का स्क्वायर में। तो n की वैल्यू यही हमें मिलती है। ये क्या होता है, ये R1 प्लस R2 होता है, या फिर आप कहिए कि C1 प्लस C2, यानी कि ये जितनी ये चारों फ्रीक्वेंसीज जो हैं ABCD, इनको आप जोड़ लीजिए, इन सेल फ्रीक्वेंसीज को, वही हमारा n होगा। ठीक है, तो R1 हमारा क्या था, पहले रो का टोटल था। R2 हमारा सेकंड रो का टोटल था। पहले कॉलम का टोटल को C1 बोले, दूसरे कॉलम के टोटल को C2 बोले।
ठीक है। एन हमारा क्या था, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज थी। अब यहाँ पर बात करें कि हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हमारी होगी कि जो टू एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि कलर का जो है वो इंटेलिजेंस से, ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसके इंटेलिजेंसी लेवल पर, या इंटेलिजेंसी लेवल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी के कलर पर। ठीक है, कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो उसकी इंटेलिजेंसी लेवल गुड है इस वजह से वो फेयर है या फिर डार्क है, उसकी इंटेलिजेंसी लेवल बैड है इस वजह से वो फेयर है या फिर डार्क है। हम अभी ये मान के चल रहे हैं, जो नल हाइपोथेसिस है, कि दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब टेबल के अंदर जो ए की वैल्यू दे रखी थी, आपको ऑब्जर्व ए की वैल्यू दे रखी थी, ऑब्जर्व। ठीक है, तो बात ये है कि हम एक्सपेक्टेड अपनी ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि काई स्क्वायर के टेस्ट में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए होती है। तो देखिए ये जो ए है ना, इसी ए के लिए अब हमें एक्सपेक्टेड ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक्सपेक्टेड ए की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की जा रही है, क्योंकि ये ए जो है ये पहले रो और पहले कॉलम में आ रहा है, इसलिए R1 मल्टीप्लाई बाई C1 किया गया है, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, n से। ठीक है, ये जो ए था हमारा ए, ये ए हमारा पहले रो और पहले कॉलम में आ रहा था, इसलिए एक्सपेक्टेड ए कैलकुलेट करने के लिए R1 मल्टीप्लाई बाई C1 किया गया है, और देन डिवाइडेड बाई n कर दिया गया। इसी तरह से जब हम b के लिए एक्सपेक्टेड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, b भी हमारा क्या पहले रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है। ठीक है, जो ये b है ये पहले रो में है और कॉलम नंबर 2 में आ रहा है, इस वजह से R1 मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइडेड बाई n करेंगे, तो इस तरह से हमें एक्सपेक्टेड b की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम एक्सपेक्टेड c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा c है वो पहले कॉलम में है और दूसरे रो में है, यानी कि R2 मल्टीप्लाई बाई C1। यहाँ पर जो आपको ये C दिख रहा है ये क्या है, दूसरे रो और पहले कॉलम में है जो C है, इस वजह से R2 मल्टीप्लाई बाई C1 डिवाइडेड बाई n, इस तरह से एक्सपेक्टेड C हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हमें एक्सपेक्टेड D निकालना होगा, तो एक्सपेक्टेड D जो हमारा है वो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो R2 मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइडेड बाई n, और ये जो n है हमारा n इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको बोला था कि इस टेबल में जो ए बी सी डी की चारों जो फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं इन्हीं को जोड़ लेंगे तो ये n के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें n पता चल जाएगा। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों फ्रीक्वेंसी है, तो हम अपनी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लगा सकते हैं अपना हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट दिस हाइपोथेसिस वी यूज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स chi square is equal to समेशन y माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक है, हम इस फॉर्मूले पे अपनी वैल्यूज को पुट करके और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड दोनों वैल्यूज हैं। ठीक है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है, अभी तो ये 2 into 2 कंटीजेंसी टेबल थी, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, अगर वो हमारी सपोज करिए m×n कंटीजेंसी टेबल है, यानी कि m रो, पहले m रो को लिखते हैं देन कॉलम को लिखते हैं, तो अगर m रोज है और n कॉलम है तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, m-1 मल्टीप्लाई बाई n-1। तो यहाँ पर उसी तरह से ये 2 into 2 की कंटीजेंसी टेबल थी, तो इसलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या हो जाएगा, 2-1 मल्टीप्लाई बाई 2-1 इज इक्वल टू 1 होगा हमारा, यानी यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 1 होगी 2 into 2 कंटीजेंसी टेबल के केस में। फिर कहा जा रहा है कि दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर ऑल आर इंटू सी कंटीजेंसी टेबल, और ये जो मेथड है हमारा, इसी मेथड को हम कितना भी हमारा रो इंटू कॉलम की कंटीजेंसी टेबल हो, वो 3 into 4 हो, 3 into 3 हो, 3 into 5 हो, 5 into 5 हो, हम सभी के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम इसी मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
और वहाँ पर जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, अगर आर इंटू सी की कंटीजेंसी टेबल है तो आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई सी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता चल जाएगा। फिर बात है कि काई स्क्वायर की जब हमारी वैल्यू आ जाएगी तब हम अपना कंक्लूजन कैसे बनाएंगे। तो कहा जा रहा है कि इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर का क्या है, कम है हमारा टेबल के काई स्क्वायर की वैल्यू से किसी सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब कि दोनों एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट अगर क्या होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी काई स्क्वायर, कैलकुलेटेड की जो काई स्क्वायर वैल्यू वो ज़्यादा हो जाएगी टेबल के काई स्क्वायर से, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, वी डू नॉट एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है, यानी कि नल हाइपोथेसिस वहाँ पर हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, वो दोनों एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। इसका एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी आपको दिया जाता है 2 into 2 कंटीजेंसी टेबल के लिए। अगर आपको काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है और वो 2 into 2 कंटीजेंसी टेबल का केस है, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। काई स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए डी, ए डी यानी जो ए की जगह ऑब्जर्व वैल्यू है और जो डी की जगह ऑब्जर्व वैल्यू है, ए डी माइनस बी सी क्रॉस में है। ठीक है, बी की जगह जो ऑब्जर्व वैल्यू है और इधर जो सी की जगह ऑब्जर्व वैल्यू है, तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का सब्ट्रैक्शन है, देन उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन, फिर डिवाइडेड बाई आर वन मल्टीप्लाई बाई आर टू मल्टीप्लाई बाई सी वन मल्टीप्लाई बाई सी टू। और ये फार्मूला आप केवल 2 into 2 कंटीजेंसी टेबल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में कहा जा रहा है, ये जो टेबल है ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग सर्टेन कैरेक्टर्स, कुछ प्लांट है उनके कुछ कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और हमें जो हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है वो ये टेस्ट करनी है कि फ्लावर कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ लीफ, यानी कि जो फ्लावर कलर है वो इंडिपेंडेंट है लीफ के शेप पे, यानी फ्लावर के कलर का और जो शेप ऑफ लीफ है उसका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है ना। यानी कि फ्लैट लीव्स है तो वाइट फ्लावर ही होगा, या फ्लैट लीव्स है तो रेड फ्लावर ही होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो दोनों जो यहाँ पर शेप ऑफ लीफ है और जो आपका फ्लावर का कलर है, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमारी हाइपोथेसिस भी यही है। तो फ्लावर के कलर, दो तरह के फ्लावर कलर हैं, एक तो वाइट फ्लावर दिख रहा है और रेड फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, और लीव्स हमारी दो तरह की हैं, फ्लैट लीव्स भी हैं और कर्ल्ड लीव्स भी हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ए देखिए आपको ब्रैकेट में बताने के लिए लिख दिया गया है, 99 को ए मान रहे हैं, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है। ठीक है, ये 36 है, सी की जगह 20 है और डी की जगह 5। देखिए जो आपने पढ़ा था कंडीशंस, वैलिडिटी कंडीशंस जो आपने पढ़ा था, उसमें बोला गया था कि जो किसी भी सेल की फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो 5 है, ये 5 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, मिनिमम 5 हो सकता है, तो यहाँ पर 5 आपका है। तो सबसे पहले काम क्या था हमारा कि सभी के टोटल्स निकाल लें, R1 R2 C1 C2। तो देखिए यहाँ पर R1 निकाला गया है, यानी कि 99 प्लस 36 किया गया है, ए और बी को प्लस कर लिए हैं तो R1 हमारा आ गया जो कि 135। इसी तरह से 20 और 5 को प्लस कर लिए तो हमारा R2 हो गया, यानी कि C प्लस डी। ठीक है, कॉलम का सम कर लेंगे तो C1 मिल जाएगा, यानी 99 प्लस 20, तो उसका सम देखिए यहाँ पर 119 हो गया। C2 जो सेकंड कॉलम में 36 और 5 है, इनका सम कर लीजिए तो 41। एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि लेस देन 50 नहीं होना चाहिए, यानी 50 या 50 से ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पर R1 R2 को सम करेंगे तब भी 160 आएगा, C1 C2 को सम करेंगे तब भी 160 आएगा, और ये जो ABCD जो वैल्यूज दी हुई हैं इनका सम करेंगे तब भी ये 160 हो जाएगा। ठीक है,
अभी तक ये जो वैल्यूज दे रखी थी ये ABCD की ऑब्जर्व थी। ठीक है, अब हमें R1 R2 C1 और C2 भी पता है, n की भी वैल्यू पता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए नल हाइपोथेसिस हमारी क्या है भाई, नल हाइपोथेसिस हमारी यही है कि जो फ्लावर कलर है और जो शेप ऑफ लीफ है वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अंडर एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस के अंदर जो हमारी स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगी वो क्या यूज़ होगी, ये फॉर्मूला हर जगह अलग अलग करके लिखा है बट ये समेसन क्या है, ओवरऑल में है। ठीक है, ओवरऑल पूरा का पूरा समेसन है ये। आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। ओ आई हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई आई हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जिसे अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ए के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें बोला गया ए हमारा पहले रो और पहले कॉलम में है, तो आर वन मल्टीप्लाई बाई सी वन डिवाइडेड बाई एन। तो पहले रो का टोटल 135 था, पहले कॉलम का टोटल 119 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एन की जगह 160 है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये 100.40 हमारी एक्सपेक्टेड ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेक्टेड बी की वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड बी जो हमारा था वो पहले रो और दूसरे कॉलम में आता है। ठीक है, तो पहले रो और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और एन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि R1 की वैल्यू 135 मल्टीप्लाई बाई C2 की वैल्यू 41, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 160 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 34.59। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेक्टेड सी की वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड सी जो है हमारा, जो सी था वो R2 में और C1 में आ रहा था, यानी दूसरे रो में और पहले कॉलम में, तो R2 मल्टीप्लाई बाई C1 डिवाइडेड बाई एन। R2 की वैल्यू 25 और C1 की वैल्यू 119 डिवाइडेड बाई 160, इसको सॉल्व करेंगे तो 18.59 आ जाएगा। इसी तरह से एक्सपेक्टेड डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्सपेक्टेड डी की वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये R2 और C2 में आएगा, यानी दूसरे रो और दूसरे कॉलम में, तो R2 मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 41 डिवाइडेड बाई 160 जो कि 6.406 आएगा हमारा। तो एक्सपेक्टेड ए, एक्सपेक्टेड बी, एक्सपेक्टेड सी और एक्सपेक्टेड डी की वैल्यू में मिल गई। अब देखिए टेबल में ये ए का है, ऑब्जर्व 99 था जो गिवन था क्वेश्चन में ही, उसकी एक्सपेक्टेड 100.40 आया हुआ है जो अभी हम कैलकुलेट किए हैं। ये बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू 36 दे रखी थी हमें, सॉरी ऑब्जर्व वैल्यू 36 दे रखी थी, जो कि एक्सपेक्टेड इसकी 34.59 आई है। ठीक है, इसी तरह से सी की जो एक्सपेक्ट ऑब्जर्व वैल्यू थी वो 20 थी, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 18.59 ऊपर कैलकुलेट किया हमने। अब ये डी की जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो 5 दे रखी थी और अभी हमने निकाला तो 6.41 हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, समेसन ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। तो पहले तो ओ आई माइनस ई आई करिए। ठीक है, यानी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड के बीच का डिफरेंस निकालिए, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालिए, ओ आई माइनस ई आई करते जाइए, यानी कि 99 माइनस 100.40 तो माइनस 1.4, 36 माइनस 34.59। ठीक है, तो ये उनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर नोट करते जाएंगे, ये जो डिफरेंस आएगा इसका स्क्वायर करते जाएंगे। अगले टर्म में हमें क्या करना है, ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर करना है, तो ये जो ओ माइनस ई आई आया हुआ है, जो डिफरेंस आया हुआ है ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड का, उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखते जाइए, और फिर जब स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे ई आई से, जो हमारा ये स्क्वायर में आएगा उसको डिवाइड करेंगे ई आई से, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, यानी 100.96 को 100 पॉइंट, ये जो 1.96 है, इस 1.96 को 100.40 से डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे।
ठीक है। ये जो 1.99 है, इसको इसके एक्सपेक्टेड से यानी कि 34.59 से डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से ये जो 1.99 है, इसको डिवाइड करेंगे 18.59 से और यहाँ पर लिख देंगे। ये जो 1.99 है, इसको डिवाइड करेंगे 6.41 से और यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये जो चारों वैल्यूज हैं, इनको सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई हो जाएगा, जो कि 0.5 या फिर 0.49 आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 0.49, क्योंकि तो ये फॉर्मूले में बोला गया था समेसन ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई करने को, और वो सारे स्टेप्स हमने इसी टेबल में कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जो यहाँ पर वैल्यू आया, ये हमारा रिजल्ट है 0.49। ठीक है। अब चलिए डायरेक्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें फॉर्मूला बताया गया था, काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन मल्टीप्लाई बाई आर टू मल्टीप्लाई बाई सी वन मल्टीप्लाई बाई सी टू। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर देखिए आपको बताई गई है। ए की वैल्यू है 99, बी की वैल्यू 36, सी की 20 और डी की 5 और एन की वैल्यू 160 उनको कर दिया गया है फॉर्मूले में, और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखिए जो हमारा रिजल्ट आया काई स्क्वायर का, वो क्या आया है, 0.49 यहाँ पर भी आया है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो काई स्क्वायर की होगी वो 0.49 होगी या फिर 0.5, ये 40 गलत है। ठीक है। ये क्या होगी, 0.49 या फिर 0.50। अब टेबल की काई स्क्वायर वैल्यू देखें तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे, तो ये 2 into 2 की कंटीजेंसी टेबल है, तो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1 यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो टेबल में जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, 3.84 है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो तो 0.49 है, जो कि टेबल वैल्यू 3.84 से क्या है, कम है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जा रही है, एक्सेप्ट हो जा रही है यहाँ पर। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रही है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से, फ्लावर कलर और जो शेप ऑफ लीफ है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। यानी कि फ्लावर के कलर का लीफ के शेप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और लीफ के शेप का फ्लावर के कलर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये दोनों के दोनों कैरेक्टर क्या हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। तो हम काई स्क्वायर का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देख लिए, क्या करता है कि दो कैरेक्टर जो होते हैं या जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, इसको टेस्ट करता है, उनकी इंडिपेंडेंसी को टेस्ट करता है। तो यहाँ पर हमने इसको टेस्ट करके देख लिया कि जो फ्लावर कलर और जो शेप ऑफ लीफ है वो दोनों का दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। ठीक है। फ्लावर के कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लीफ के शेप के ऊपर। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे जो है हम इसको अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।